मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। साइटोलॉजी में आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और ओरिजिन यानी उद्भव पर चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म को जो परिबद्ध करती है, सराउंडेड है साइटोप्लाज्म के चारों तरफ, ऐसी आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स और आयन के एक्सचेंज को रेगुलराइज करती है सेल में, और लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और दूसरे सभी प्रकार के सेल्स में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसका अध्ययन करने के लिए सामान्यतः लाल रुधिर कणिकाएं और जो नर्व सेल्स हैं उनकी झिल्लियों को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लीवर सेल्स, मसल सेल्स और सी अर्चिन से प्राप्त मेम्ब्रेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे भी हम बेहतर तरीके से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गत्यात्मक झिल्ली होती है जो चयनात्मक पारगम्यता, संकेत प्राप्ति, कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन और संचार में सहायक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए डायनेमिक मेम्ब्रेन दैट पार्टिसिपेट इन सेलेक्टिव परमेबिलिटी इन रिसीविंग सिग्नल्स, सेल रिकॉग्निशन, अडहेशन एंड कम्युनिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो पहले उसका कोशिका से अलग करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए सामान्यतः ऑस्मोसिस के प्रोसेस को काम में लिया जाता है और उसी के द्वारा इसका सेपरेशन हो पाता है। ये अलग स्पष्ट हमें नज़र आने लग जाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है सेंटर पार्ट में। सेल मेम्ब्रेन सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो सेल ऑर्गेनल्स को फॉर्म करती हैं, उनके चारों तरफ पाई जाती हैं, उनको सराउंड किए होती हैं, और दूसरी जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करती है, या कहें कि कोशिका का जो मेन स्वरूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और जो सेल ऑर्गेनल्स के को फॉर्म करने वाली मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन्स। स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग व्यू दिए, जो उनके मॉडल्स के रूप में, अलग अलग मॉडल्स के रूप में हमारे सामने आए। सबसे पहले ओवरटॉन ने 1902 में 1902 सिंगल लिपिड लेयर मॉडल दिया, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप और दूसरे टेक्निक्स बहुत अच्छे डेवलप नहीं थे। इसके कारण जो अध्ययन किए गए वो दूसरे चीज़ों पर आधारित थे। जैसे सिंगल लिपिड लेयर मॉडल जब दिया गया तो ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पर आधारित था कि जो एक्सचेंज होता है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का सेल में, वो ऐसे आयंस का और मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इजीली होता है जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, और इसी के आधार पर ये मान लिया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के लेयर की बनी होती है और एक ये सिंगल लेयर है। उसके बाद जब इस लिपिड का एक्सट्रैक्शन किया गया, जब ये निष्कर्षित किया गया, एक्सट्रैक्ट किया उसको, तो पाया गया कि जो हम सिंगल लेयर की हाइपोथेसिस लेकर चल रहे थे, जो हम परिकल्पना कर रहे थे, उससे ज़्यादा लिपिड की क्वांटिटी जब हमें प्राप्त हुई तो ये माना गया कि ये बाई लेयर ऑफ लिपिड है, और ये मॉडल गॉर्टर और ग्रेंडल ने 1926 में दिया। उसके बाद और रिसर्च जारी रही, और 1935 में इन 1935 डैनियल और डेवसन ने एक नया मॉडल दिया जो ट्रिपल लेयर मॉडल था और जिसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। डैनियल और डेवसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो बाई लेयर लिपिड की होती है उसके दोनों ओर प्रोटीन की भी लेयर पाई जाती है, और ये जो पूरी संरचना है ये एक सैंडविच जैसा स्वरूप देती है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर है और इसके बीच में बाई लेयर होती है लिपिड के मॉलिक्यूल्स की।
और इस तरह की जो संरचना थी इसको हमने सैंडविच मॉडल कहा, क्योंकि दोनों प्रोटीन की परतों के बीच में लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर। इस संरचना को हम इस प्रकार देख सकते हैं। ये एक प्रोटीन की लेयर है, आउटर लेयर, और ये इनर प्रोटीन की लेयर है, और इसके बीच में ये बाई लेयर है, दो परत में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स सेट हैं। तो इसे कहा जाता है सैंडविच मॉडल। जो सैंडविच मॉडल डैनियल और डेवसन के द्वारा दिया गया, ये भी मॉडल आधारित था सरफेस टेंशन के ऊपर। जब सरफेस टेंशन देखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन लिपिड के सरफेस टेंशन से कम था। तो ये देखा गया कि लिपिड के अलावा भी यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और फिर स्टडी किया गया तो माना गया कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। और इस तरह एक नई अवधारणा हमारे सामने आई जो ट्रिपल लेयर थी, जिसमें ये माना गया कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसी बीच एक नई थ्योरी आई, माइसेलर थ्योरी, इन 1953। ये जो थ्योरी थी ये हिलेयर और हाफमैन के द्वारा दी गई, और इसमें ऐसा देखा गया कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ बाई लेयर के रूप में मौजूद थे, वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह सर्कुलर वे में जब अरेंज हो जाते हैं तो हम इस संरचना को कहते हैं मिसेली। धीरे धीरे अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि ये जो मिसेली फॉर्मेशन है, ये खास जो मेटाबॉलिक स्टेजेस होती हैं सेल की, उस दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से रूपांतरित हो जाती है। और ये जो खास अरेंजमेंट होता है लिपिड के मॉलिक्यूल्स का, ये जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है उस समय होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स, इनमें बाद के अध्ययन हमें बताते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाइपोलर होते हैं। इनमें एक सिरा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी दोनों सिरे में एक सिरा ये इसकी हाइड्रोफिलिक हेड है, और जो इसकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, जब जल का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड पेरिफेरी पर चले जाते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं ये क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है, ये सेंटर पार्ट की तरफ इस तरह अरेंज हो जाते हैं। और ये जो संरचना होती है ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये एक तरह का खास अरेंजमेंट होता है जो खास मेटाबॉलिक स्टेजेस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तभी पाया जाता है। तो माइसेलर थ्योरी जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के मॉडल के रूप में दी गई थी, वो बाद में पता चला कि एक प्रकार की व्यवस्था है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स की जो खास परिस्थितियों में बनती है। सामान्यतः इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नहीं होती, और समय समय में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जनरल जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें, और जो माइसेलर स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट होता रहता है आवश्यकता अनुसार। उसके बाद फिर रॉबर्टसन ने एक नया मॉडल दिया, और उसने ये माना जो डैनियल और डेवसन ने मॉडल दिया था, ट्रिपल लेयर मॉडल या सैंडविच मॉडल, उसमें उन्होंने माना था कि जो प्रोटीन की दोनों लेयर्स हैं उनके बीच में लिपिड की बाई लेयर होती है। और रॉबर्टसन ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने कहा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है लिपिड का ये, और जो इनर मेम्ब्रेन है प्रोटीन का, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन का और इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन का, ये दोनों एसिमेट्रिकल होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये म्यूकोप्रोटीन का बना होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का बना होता है। तो रॉबर्टसन ने कहा कि इस प्रकार की जो संरचना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उन्होंने इसे यूनिट मेम्ब्रेन
की संरचना माना। फिर आया जो सर्वमान्य मॉडल है सिंगर और निकोलसन का मॉडल, जिसे अब हम सबसे उपयुक्त मानते हैं। और ये संरचना काफ़ी अध्ययन करने के बाद में जो माइक्रोस्कोप्स हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और दूसरे तरह के जो टेक्निक्स हमने यूज़ किए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके बारे में अपने जो अवधारणा है उसको सही माना है कि साइंटिफिकली ये काफ़ी सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है जो बाई लेयर है लिपिड की, उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब सैंडविच मॉडल या डैनियल डेविसन का मॉडल आया तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन की दोनों तरफ परतें होती हैं लिपिड की लेयर के। और जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया तो उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन की लेयर है फ्लूइड लिपिड के दोनों ओर, इसमें दो तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन है और जो बाहर परिधि पर पाए जाते हैं। इस प्रकार जो परिधि पर पाए जाते हैं ये बाइलेयर है लिपिड की। तो इस बाइलेयर लिपिड के पेरिफेरी पर पाए जाने वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन जो इस मेम्ब्रेन के अंदर धसे रहते हैं, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो प्रकार के प्रोटीन बताए गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पूर्व की भांति जैसा पहले बताया गया था, पोलर हेड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं और नॉन पोलर टेल्स होती हैं जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक बात तो ये मानी गई कि प्रोटीन दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि इससे पूर्व जितने भी मॉडल दिए गए उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सॉलिड स्टेज में या कहें कि ठोस स्थिति में पाई जाने वाली झिल्ली माना गया, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले ये माना गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ठोस झिल्ली नहीं है, इसमें लिक्विडिटी होती है यानी तरलता होती है। और इसमें जो तरलता होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो जो कोलेस्ट्रॉल इंटरफेरेंस है, जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं उनके कारण, और दूसरा जो असंतृप्त वसा इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि जो असंतृप्त वसा हैं उनका गलनांक जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होता है, इसलिए वो लिक्विड बनी रहती हैं। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है उसमें बैरियर का काम करता है, उसको अवरोधित करता है, इसके कारण से वो ठोस नहीं हो सकता। तो ये दो ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तरलता कंटिन्यूस बनी रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस है प्रोटीन की, जो पेरिफेरल प्रोटीन से बनी होती है सामान्यतः, उसके चारों तरफ जनरली या कहें बहुत से सेल्स में एक कार्बोहाइड्रेट का पतला स्मीयर या लेयर पाया जाता है। और ये प्रोटीन और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं और इस परत को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का निर्माण करते हैं। यहाँ ये मॉलिक्यूल्स जैसा हम देख रहे हैं कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह ये जो आउटर सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर एक थिन लेयर बनाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती है जनरली। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये कुछ सेल्स में पाई जाती है, कभी कुछ सेल्स हैं जैसे प्लांट सेल्स हैं तो वहाँ सेल वॉल पाया जाता है, कुछ दूसरे जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं तो वहाँ पेलिकल पाया जाता है, और इसी तरह से अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो वहाँ पैक्टीन पाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के ऐसे कवर होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें नज़र आ सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का और उसमें जो लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का
स्ट्रक्चर रहता है, किस प्रकार वो अरेंज रहते हैं, उसमें वो अरेंजमेंट अगर हम उनका देखें तो कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। ये बाइलेयर है लिपिड के मॉलिक्यूल्स की। ये एक पर स्तर है, ये दूसरा स्तर है। ये इनके पोलर हेड्स हैं जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और ये इनके हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दोनों लेयर के। यहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर धसे रहते हैं लिपिड की परत के, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ देख रहे हैं इस तरह का, ये डोमेन्स हैं, और ये जो डोमेन्स होते हैं ये ही इन जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको फॉर्म करते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में और इंट्रिंसिक प्रोटीन में। यहाँ पर दोनों तरह के जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर चार्ज के रेजिड्यूज भी पाए जाते हैं, और ये जो आवेशित रेजिड्यूज हैं ये दोनों तरह के जो प्रोटीन हैं उनकी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर काफ़ी संख्या में पोर्स भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा मॉलिक्यूल्स का, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और जब ये मॉलिक्यूल्स जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर जो प्रोटीन की सरफेस है वो प्रोटीन की सरफेस इनके ऊपर कंटिन्यू रहती है। जैसे ये आउटर प्रोटीन की सरफेस है, और इस तरह से ये इसको कंटिन्यू करती है। ये पोर है यहाँ पर, और ये यहाँ से ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को कंटिन्यू करती है, और इस तरह से पोर का निर्माण होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सिर्फ इन पोर्स के द्वारा ही नहीं किया जाता, इनके अलावा भी इनमें कुछ ये जो पोर हैं ये पोर परमानेंट पोर होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 0.1% जो सरफेस का टोटल एरिया है उसका 0.1% होते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो प्रोटीन है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो लिपिड की लेयर के आर पार हमें नज़र आते हैं पूरे में धसे हुए। तो इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी होता है जिनको हम प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। इसके अलावा जो लिपिड की लेयर है, लिपिड में सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका लिपिड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो कई प्रकार का एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है जो पोर के थ्रू भी होता है, जो मेन पोर हैं। कुछ ऐसे भी पोर हैं जो आवश्यकता अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं, इनको हम डायनेमिक पोर्स कहते हैं। जो डायनेमिक पोर्स हैं उसमें एक तो वो होते हैं जो इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू बनते हैं जिनको हम प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं। एक वो होते हैं जो ऐसे प्रोटीन हैं जो लिपिड की लेयर है उसको पूरा क्रॉस नहीं करते हैं, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा भी इस तरह का जो एक्सचेंज है वो किया जाता है, तो हम उनको आइनोफोर्स कहते हैं। और जब प्रोटीन और लिपिड, ये जैसे लिपिड और प्रोटीन के बीच का जो गैप है यहाँ भी है और इधर भी है, तो इस प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कभी कभी आयन का एक्सचेंज किया जाता है, और इनको हम कहते हैं पैविंग ब्लॉक पोर्स। तो पैविंग ब्लॉक पोर्स हो सकते हैं और प्रोटीन चैनल्स हो सकते हैं, आयनोफोर्स हो सकते हैं, और ये डायनेमिक पोर्स हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार इनके द्वारा मॉलिक्यूल्स और आयंस का एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा जो परमानेंट पोर्स हैं, उनमें कंटिन्यूअस डिफ्यूज़न द्वारा, जिसको कहते हैं निष्क्रिय, जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, वो कंटिन्यूअस होता रहता है। और इनका जो डायामीटर है, जो मेन पोर इनमें पाए जाते हैं, ये लगभग 4 एंगस्ट्रॉम होता है। हम
जो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल हैं वो किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज रहते हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये आउटर प्रोटीन की लेयर है, ये इनर प्रोटीन की लेयर है और बीच में ये लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर और ये दूसरी लेयर। इस लेयर में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये किस प्रकार से व्यवस्थित, यहाँ देखो बीच में फॉस्फोलिपिड्स और बीच में कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का इंटरफेरेंस है जो इसमें लिक्विडिटी बनाए रखता है। जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये ऊपर फॉस्फेट हेड हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट हेड और जो फैटी एसिड की चेन है इसको आपस में जोड़ते हैं और इसी संरचना को हम थोड़ा और डिटेल में जब देखते हैं तो ये इनके फॉस्फेट हेड हैं, ये ग्लिसरॉल है जो और ये फैटी एसिड की चेन है। यहाँ पर ग्लिसरॉल जो है ये ग्लिसरॉल इन फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड की चेन को आपस में लिंक करता है। जो प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे हमने बात करी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो सकते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकते हैं। यहाँ ये बाइलिपिड बाई लेयर है लिपिड का और इसके ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रोटीन्स हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये इसमें धंसे हुए हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जैसा हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि डोमेन्स से बने होते हैं। डोमेन्स, एक जो डोमेन होता है वो लगभग 110 एमिनो एसिड से बना होता है और ये जो 110 एमिनो एसिड है ये मिलकर एक चेन बनाते हैं और ये जो चेन होती है प्रोटीन की ये एक डोमेन बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक डोमेन है। डोमेन का कितना नंबर है उसके आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर एक डोमेन है तो हम इसे कहते हैं मोनोटॉपिक और अगर डोमेन का नंबर 2 हो, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं एक ये डोमेन एक ये डोमेन, तो ये हो गया बाइटॉपिक। अगर डोमेन का नंबर 3 हो तो हम इसे कहते हैं ट्राइटॉपिक। तो डोमेन का नंबर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये 3 डोमेन्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये जो एंडिंग्स हम बाहर देख रहे हैं ये एंडिंग्स वो हैं जहाँ पर जो चार्ज है या कहें कि आयनिक रेजिड्यूज जो हमने पूर्व में देखे वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना में अरेंज रहते हैं लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में तरलता बनी रहती है झिल्ली में, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें गति भी पाई जाती है, उनमें मूवमेंट भी पाया जाता है। ये जो मूवमेंट होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरफ मूव करते हैं, पलट जाते हैं, फिर दूसरी तरफ पलट जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में पाया जाता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं रोटेशनल मूवमेंट होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ही एक्सेस पर इस तरह गोल गोल घूमते हैं। दूसरा एक मूवमेंट ये भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेटरली इधर या इधर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अपनी जगह से अलग हिल जाते हैं। इसके अलावा हम फ्लेक्सॉन मूवमेंट भी देखते हैं जब जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह पेंडुलम की तरह यूं हिलते हैं। तो कई तरह के मूवमेंट हम देखते हैं लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी है जो पहले जितने भी मॉडल्स थे वहाँ नहीं पाया जाता था, क्योंकि वो सॉलिड या कहें सॉलिडिटी दर्शाते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठोस है और उस स्थिति में उनके मॉलिक्यूल्स में किसी तरह के मूवमेंट नहीं पाए जाते। अलग अलग तरह की जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है।
यहाँ तक कि एक ही तरह के जीव में भी अलग अलग तरह के जो टिश्यू हैं उनमें पाए जाने वाले सेल्स में भी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का रेशो अलग अलग होता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में अगर नर्व्स में देखें, नर्व सेल्स में हम देखें तो प्रोटीन 20% होता है, लिपिड 79% होता है और कार्बोहाइड्रेट 1% होते हैं। मनुष्यों में ही अगर हम आरबीसीज में देखें तो प्रोटीन 60% होते हैं, लिपिड 40% होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम चूहों में देखें तो जो रेखित पेशी हैं वहाँ प्रोटीन 65%, लिपिड 35% और कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होते हैं। लीवर सेल्स में अगर देखें तो 60% प्रोटीन, 40% लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग टिश्यू के सेल्स में और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का रेशो है, उसका जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो अलग अलग होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रासायनिक संरचना अगर देखी जाए तो प्रोटीन, लिपिड और आंशिक मात्रा में लगभग 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का जो रेशो है वो जैसा हम देख चुके हैं अलग अलग प्रकार का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो मेन कंटेंट हैं उनमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और वाटर और साल्ट है। लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो मुख्य लिपिड हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड होते हैं और इनका जो कंटेंट इनमें पाए जाते हैं उनका अपेक्षिक अनुपात भिन्न भिन्न होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो टोटल लिपिड पाए जाते हैं उसका 28 से 79% भाग जो होता है वो लिपिड का होता है। प्लाज्मा कला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें टोटल जो कंटेंट है, टोटल कंटेंट का 28 से 79% भाग लिपिड होते हैं और इनमें भी जो मेन होते हैं किसमें, जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं जिनको कहें कि जो सेल ऑर्गेनल्स को फॉर्म करती हैं, उनमें मेन होते हैं फॉस्फोलिपिड और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें मेन होते हैं ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स जो इसमें पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं फास्फेटिडाइल कोलिन, फास्फेटिडाइल एथेनॉल एमीन, स्फिंगोमाइलिन के द्वारा और ये सब के सब जो लिपिड हैं ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल हैं ये। और ये जो बाइलेयर है लिपिड का उसमें बंधे रहते हैं। लगभग 20% फॉस्फोलिपिड एसिडिक होते हैं जिनमें फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, कार्डियोलिपिड, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल और सल्फोलिपिड मुख्य होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लिपिड किस प्रकार से अरेंज रहते हैं मेम्ब्रेन में वो हम पूर्व में भी देख चुके हैं। लिपिड प्रोटीन की पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं और लिपिड के अणुओं की संरचना में 2 भाग होते हैं, एक हेड और एक उसका टेल जो हाइड्रोफोबिक होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है। लिपिड के अणु 4.5 सेंटीमीटर मोटी एक द्विपरत बनाते हैं जिसमें जो टेल पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है, हेड पार्ट बाहर की तरफ रहता है। बाइलेयर लिपिड की जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो 4.5 nm होती है। सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी थिक नहीं होती कि हम उसको आँखों से देख सके। सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। सो इसको हम 4.5 नैनोमीटर पढ़ेंगे। ये जो दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल्स की बाई लेयर है, इसमें दोनों परत के या दोनों जो स्तर हैं उनके लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं और इनकी जो बाह्य सतह है उसके ऊपर प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के अवयव जुड़े हुए रहते हैं। प्रोटीन सभी जैविक कलाओं का मुख्य अवयव होते हैं, मेन कंटेंट होते हैं
और प्लाज्मा कला में या कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको स्ट्रोमैटिन्स कहते हैं। ये फाइब्रस होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये यांत्रिक संरचना यानी कि जो फॉर्मेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो तो करते ही हैं, उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनके एक्सचेंज का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और उसमें दृढ़ता लाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की भांति काम करते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें, संगठन अगर देखें कि उसमें किस प्रकार व्यवस्थित है प्रोटीन, तो वो दो प्रकार का होता है। एक वो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और दूसरे वो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के स्तर पर और आंतरिक स्तर पर जो लिपिड की लेयर है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। जो आउटर लेयर है प्रोटीन की, उन्हें हम दो तरह के अलग अलग सेल्स में देखते हैं। स्पेक्ट्रिन जो आरबीसीज में पाया जाता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2,25,000 से 2,20,000 होता है, और ये काफ़ी भारी होते हैं। इसके अलावा एटीपेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो लगभग 70,000 होता है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है और जो धंसे रहते हैं लिपिड की जो लेयर है, जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जैसे ये लिपिड की लेयर है दो, और इनके बाहर इधर और इधर जो पेरीफेरी पर पाए जा रहे हैं, या हम इनको इस तरह भी दर्शा सकते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इस लेयर के बीच में जो लिपिड की लेयर है, इसके बीच में जो धंसे हुए रहते हैं वो पूरे भी हो सकते हैं। तो पूरे हैं, अगर पूरी लेयर को क्रॉस कर रहे हैं लिपिड की को, तो हम इनको कहते हैं ये ट्रांस इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अगर ये आधी लेयर में ही होते हैं तो हम इनको कहते हैं सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस, और जो पेरीफेरी पर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन ये बाईलेयर ऑफ लिपिड में धंसे होते हैं, लिपिड की जो बाईलेयर है उसमें धंसे होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स से अटैच रहते हैं, और प्लाज्मा कला की सतह पर पाए जाने वाले जो एंटीजन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़े होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स सिनेप्टिक ट्रांसमीटर का कार्य भी करते हैं, और रक्ताणुओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन कंटेंट के जो एमिनो एसिड उसमें पाए जाते हैं जो और उसका संगठन करते हैं, उसमें हिस्टिडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन और आर्जिनिन और लाइसिन ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि सिस्टीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा कला की जो स्ट्रक्चर है उसमें एंजाइम की संरचना भी भिन्न प्रकार की होती है। उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लगभग 30 तरह के एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 न्यूक्लियोटाइजेज, Mg+2 एटीपेज, Na+K+ एक्टिवेटेड, Mg+2 एटीपेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एडेनाइल साइक्लेज, एसिड फॉस्फोमोनोएस्ट्रेजेस और आरएनएज मुख्य होते हैं। Na+K+ एक्टिवेटेड Mg+2 एटीपेज एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आयन एक्सचेंज में भाग लेता है। कुछ एंजाइम्स स्थिर होते हैं जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एटीपेज, मुख्यतः ये पित्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और डाइसैकोराइजेज आंत कोशिकाओं में उपस्थित जो माइक्रोविलाइज हैं उसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सामान्यतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेक्सोजामिन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड आदि कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं।
ये मुख्यतः प्रोटीन से जुड़े होते हैं। सियालिक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर प्रोटीन से एन एसिटाइल गैलेक्टोजैमीन द्वारा जुड़े होते हैं और सियालिक अम्ल कार्बोक्सिल और फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऋणावेशित रहती है, बाहर उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है सियालिक एसिड के कारण। वाटर एंड साल्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित जल सभी कोशिकीय संरचनाओं की तरह आंशिक रूप से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लवण भी पाए जाते हैं और अनेक लवणों की जो सांद्रता है, उनका जो कंसंट्रेशन है, वो कोशिका के अन्य सभी भागों की अपेक्षा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, जो साल्ट हैं, वो सभी पदार्थ पाए जाते हैं और ये सभी मिलकर इसकी संरचना को काफ़ी जटिल बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई कार्य हैं जिनमें ये उसको सराउंड करते हैं, उसकी सीमा बनाते हैं, पेरिफेरी बनाते हैं और जो कोशिका के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको एक दूसरे से अलग रखते हैं। वहाँ ये बैरियर का काम करते हैं। ये कोशिका के अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर जो भी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन है उसको रेगुलराइज करते हैं और ये क्योंकि जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है और जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, या कहें कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसके अगेंस्ट जाकर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जो भी आवश्यक होते हैं कोशिका के लिए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण इससे कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आसानी से गुजर जाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जैसे सोडियम आयन, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स या तो बहुत ही कठिनाई से या बिल्कुल नहीं गुजर सकते, उनको बैन किया जाता है। इस झिल्ली से कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और पित्त लवण इत्यादि इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत ये झिल्ली के द्वारा गुजरते हैं। ये झिल्ली अधिक आणविक भार वाले पदार्थों को इन्वेजिनेशंस के द्वारा ग्रहण करती है, जिनको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर ये जो ग्रहण किया पदार्थ ठोस होता है तो हम इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, अगर ये लिक्विड होता है तो हम इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इस प्रकार जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उनको फैगोसोम्स और पिनोसोम्स कहते हैं। ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओरिजिन किस प्रकार होता है, इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्वतंत्र अंग है और जब कोशिका की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी भी ग्रोथ होती है, ये भी डेवलप करती है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड और प्रोटीन के अणुओं के जुड़ने से बनती है, तो कोशिका द्रव्य में जो लिपिड और प्रोटीन जब उनका पॉलीमराइजेशन होता है तो उनके कारण मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्यवस्थित होते हैं, पुनः अरेंज होते हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका के अन्य जो अंगक हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके बीच में संबंध समय समय पर उनकी व्याख्या की गई है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनके बीच में संबंध पाए गए हैं और ऐसा देखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके बीच में संयोजन होता है और उनके बीच में मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है और एक तरह का फ्लो वहाँ पर, जिसको मेम्ब्रेन फ्लो कहा जाता है, वो भी पाया जाता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शंस क्या हैं और ओरिजिन कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। धन्यवाद।